हेलो बच्चों, अपन स्टार्ट करने वाले हैं परमाणु के शेखावटी मिशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़ो। लाइमन श्रेणी की कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में आती है? पता है आपको? लाइमन श्रेणी तो आती है, कौन से में आती है? सॉरी, सवाल क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में आती है? आपको पता है लाइमन श्रेणी किस में आती है? पराबैंगनी में। बामर का कुछ भाग दृश्य में आता है और कुछ भाग किस में आता है? पराबैंगनी में। और पाचन, ब्रैकेट और फुंड वो तो किस में आती हैं? अवरक्त में। तो सबसे अपना बेस्ट आंसर कौन सा होगा इसका? एक ही है आंसर, तो बामर श्रेणी। कौन श्रेणी आती होगी? बामर। अगला सवाल, किसी नाभिक से परिकीर्णित अल्पा कण का मार्ग कैसा होता है? नाभिक से परिकीर्णित अल्पा कणों का पथ होता है अति परवलयकार। और पहली चीज, नाभिक से अल्पा कण परिकीर्णित क्यों होते हैं? क्योंकि नाभिक पर धनावेश होता है, अल्पा कण पर भी क्या होता है? धनावेश। इसलिए वो नाभिक से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। कौन से बल के कारण? कूलाम बल के कारण। कूलाम प्रतिकर्षण बल की वजह से वो क्या होता है? प्रतिकर्षण। वो अपने है ना मूल मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित। और इसी घटना को क्या बोला जाता है? परिकीर्ण बोला जाता है। अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? यह आपको निकालना है। इसके बारे में आपको फटाफट कुछ है ना इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। मानना कि किसी भी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और उसकी गतिज ऊर्जा का मान है +x। कितना है? गतिज ऊर्जा का मान कितना मान लिया मैंने? +x। तो उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हो जाएगी -x। कितनी हो जाएगी? माइनस। और उस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी -2x। अब आपको किसका अनुपात पूछा है? पूछा है कि गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा? +x अपॉन -x। +x से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1:-1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1:-1। ये आपको आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा ब। देख लो। अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn किसके समानुपाती होती है? आपको पता है Rn किसके समानुपाती होती है? n² के समानुपाती है। इसका भी मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ। अपन ने जब डेरिवेशन की थी किसी भी परमाणु के nवीं कक्षा की त्रिज्या, तो अपन के पास आई थी Rn = 0.53 इंटू n² अपॉन z एंगस्ट्रम। फॉर्मूला आया था हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अब बताओ, 0.53 एंगस्ट्रम को अपन ने एक माना था कांस्टेंट। क्या माना था? a0। क्या मान लिया था? a0 n² अपॉन z। जहाँ पर a0 क्या है? a0 को अपन ने किसको माना है? 0.53 एंगस्ट्रम को क्या मान लिया? a0। और हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं तो हाइड्रोजन परमाणु का z कितना होगा? 1। तो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a0 n²। कितनी हो जाएगी? a0 n²। इस a0 को बोला जाता है बोर त्रिज्या। क्या बोला जाता है? बोर त्रिज्या। और ये कांस्टेंट होता है और इसका मान होता है 0.53 एंगस्ट्रम। तो देखो यहाँ से Rn आपको पता चल जाएगा किसके समानुपाती है? n² क्या होता है? समानुपाती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताइए इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? ये अपन को पता है, संबंध आपको आना चाहिए। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर कुल ऊर्जा E है, कुल ऊर्जा कितनी है? E है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उसकी कुल ऊर्जा का कितना गुना होती है? 2 गुना होती है। कितना गुना होती है? 2 गुना। और स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा दोनों क्या होती है? नेगेटिव। तो आपको प्रथम कक्षा जिसको मूल कक्षा बोलते हैं उसकी ऊर्जा कितनी दे रखी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंटू करोगे कितना आंसर आ जाएगा? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये आपको गतिज ऊर्जा पूछता तो गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर होती है, लेकिन होती कैसी है? पॉजिटिव। अगर ये गतिज ऊर्जा पूछता तो कितना आंसर लिखते? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसका आंसर हो गया -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा में ऊर्जा का मान En है। तो बताइए कि हीलियम परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? तो ये सवाल देख लो। अगला सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या दे रखा है? आपको पता है अपन ने जब कुल ऊर्जा की डेरिवेशन की तो आपको याद होना चाहिए En का मान आया था -13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो z का मान कितना रखूँगा? 1। तो कितनी ऊर्जा आ जाएगी? -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर
हीलियम आयन की बात करूँ, हीलियम आयन के लिए, तो उसके लिए कितना फॉर्मूला हो जाएगा, -13.6/n²। हीलियम के लिए जेड कितना होता है, 2 होता है। तो बताओ एनर्जी कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो ये याद रखना, हीलियम परमाणु के किसी भी कक्षा की एनर्जी हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा की एनर्जी का कितना गुना होती है, 4 गुना होती हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं हीलियम की पूछूँ ना तो इसका 4 गुना होती हैं। कितना गुना होती हैं, 13.6 इंटू कितना हो जाएगा, 4 गुना होती हैं। कितना गुना होती हैं, 4। और आपको पता है एनर्जी के फॉर्मूले से आप बता सकते हो। तुमको कोई सर ई का मान, किसका मान, तुमको कोई सर यहाँ से अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला देखूँ, किसका फॉर्मूला देखूँ, एनर्जी का फॉर्मूला देखूँ तो देखो ई एन क्या आती है, समानुपाती Z²। जेड का मान बढ़ेगा तो एनर्जी का मान घटेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव होती है। जेड का मान बढ़ता है तो एनर्जी घटती है। क्यों घटती हैं, क्यों ई एन किसके समानुपाती है, Z²। तो जेड बढ़ेगा तो ई एन बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में 4 गुना बढ़ेगा। किस में बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा, मतलब एनर्जी घटती है। समझ आ गया चीज़। कोई पूछेगा आपको जेड का मान बढ़ा दूँ, किसका मान बढ़ा दूँ, कोई पूछेगा कि मैं अगर जेड का मान बढ़ाऊँ तो एनर्जी का मान क्या होती है, तो एनर्जी का मान घटती है। क्यों घटती हैं, तो आपको सर ई एन तो Z² समानुपाती होता है, हाँ होता है, लेकिन ई एन नेगेटिव होता है। नेगेटिव में 4 गुना बढ़ेगी, किससे बढ़ेगी, नेगेटिव में 4 गुना बढ़ेगी। इसका मतलब पॉजिटिव में क्या हो गई, घट गई। तो सुनना, जेड का मान बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा, और कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना का ऐसा मत सोचना कि 4 गुना मतलब बढ़ेगी नहीं, नेगेटिव में 4 गुना हो जाएगी। -13.6 इंटू 4 यानी नेगेटिव में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जेड बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, जेड बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। अगला सवाल है, नाभिक का आकार कितना होता है। नाभिक का आकार होता है फर्मी मीटर कोटि का होता है, और ये अपन ने अभी निकाला था। त्रिज्या कितनी होती है, RN = A0 इंटू n²। A0 क्या है, कॉन्स्टेंट। इसने कॉन्स्टेंट A0 ना दे के कॉन्स्टेंट की जगह क्या दे दिया, K। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R = n² K। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। थोड़ा बहुत आपको आयनन विभव का आइडिया होना चाहिए। कौन से विभव का आइडिया होना चाहिए, आयनन। जैसे ये हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा है, जिसको अपन बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर या मूल अवस्था बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन कौन सी कक्षा की एनर्जी है, प्रथम। और अनंत पे अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर अनंत पे भेजना है, कहाँ पे भेजना है, अनंत की एनर्जी कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अनंत पे भेजना मतलब इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंधन से मुक्त कराना। इसका मतलब होता है परमाणु को आयनित करना। क्या करना है, आयनित करना। और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से अनंत तक भेजना है मतलब परमाणु क्या करना है, आयनित करना है। तो इनके मध्य का गैप कितना है, कितना एनर्जी का गैप है, तुम बोलोगे सर इनके मध्य एनर्जी का गैप है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रथम ऊर्जा स्तर से अनंत तक भेजना है। तो सुनना, ये सोचो अनंत की ऊर्जा कितनी है, 0। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है प्रथम ऊर्जा स्तर में, -13.6। तो इलेक्ट्रॉन को मैं कितनी ऊर्जा दूं कि उसकी ऊर्जा 0 आ जाए। तुमको पता हो इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा दे दो, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा दे दो, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, अनंत पे। सवाल कभी ऐसा पूछता तू, ये मान लो द्वितीय ऊर्जा स्तर है। कौन सा ऊर्जा स्तर है, द्वितीय। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको अनंत पे भेजना है, नाभिक के बंधन से मुक्त कराना है, तो बताओ इसको कितनी एनर्जी देनी है। अनंत की एनर्जी कितनी होती है, 0। तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी एनर्जी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। ये तो कौन सी कक्षा की आयनन ऊर्जा होगी, द्वितीय कक्षा की आयनन ऊर्जा। ये कौन सी कक्षा की हो जाएगी, प्रथम कक्षा की आयनन ऊर्जा। और अगर प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में भेजना, ये भी अपन ने क्या है, प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में भेजना है। प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6। द्वितीय कितनी होती है, -3.4। और इनके बीच का आप निकालोगे गैप, निकालोगे तो इनके बीच का गैप आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 पॉइंट कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको बोला जाता है उत्तेजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोला जाता है, उत्तेजन।
n इक्वल टू 1 को बोला जाता है मूल ऊर्जा स्तर और n इक्वल टू 2 को बोला जाता है द्वितीय ऊर्जा स्तर, या बोला जाता है द्वितीय कक्षा, या बोला जाता है प्रथम उत्तेजन अवस्था। क्या बोली जाती है इसको? n इक्वल टू 2 को बोला जाता है प्रथम उत्तेजन अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? प्रथम उत्तेजन अवस्था। कभी कभी सवाल देगा हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम उत्तेजन अवस्था के लिए आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान कितना होता है? तुम बोलोगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो मैंने ऐसे ही आपको समझा दिया। सवाल क्या था? सवाल पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव इतना होता है। हाँ होता है। तो n बराबर 3 की ऊर्जा, n बराबर 3 की ऊर्जा अपन को पता है। हाइड्रोजन परमाणु में n इक्वल टू 1 की ऊर्जा होती है -13.6, n बराबर 2 की ऊर्जा होती है -3.4 और n बराबर 3 की ऊर्जा होती है -1.51। अगला सवाल, बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या r है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितना गुना होती है? 4 गुना। आपको पता है बोर की किसी भी त्रिज्या किसकी होती है? n स्क्वायर के समानुपाती होती हैं। तो अगर n का मान अगर मैं 2 गुना करूंगा त्रिज्या कितना गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना। अगला सवाल, किसी भी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग कितना होता है? nh/2π होता है। अगला सवाल, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में कितनी छोटी होती है? ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इस सवाल को करते हैं। सुनो, अपन को पता है नाभिक की त्रिज्या होती है फर्मी मीटर कोटि की होती है। किस कोटि की होती है? नाभिक की त्रिज्या होती है फर्मी मीटर की कोटि की, और परमाणु की त्रिज्या, एटम की त्रिज्या होती है एंगस्ट्रम की कोटि की। किस कोटि की होती है? एंगस्ट्रम। तो देखो एंगस्ट्रम, तो परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की तुलना में कितना ज़्यादा होगी तो तुम क्या बोलोगे? 10 की घात -10 अपॉन 10 की घात -15। तो ऊपर जाएगा 15 पॉजिटिव हो जाएगा, कितना आंसर है? 10 की घात 5। इसका मतलब परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की तुलना में कितना गुना ज़्यादा है? 10 की घात 5। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 10 की घात 5 गुना छोटी होती है। कितना गुना छोटी होती है? 10 की घात 5 गुना। और ये इंपॉर्टेंट, अगर ऑप्शन में 10 की घात 5 नहीं दिया हो तो आपको 10 की घात 4 सेलेक्ट करना है। कितना सेलेक्ट करना है? सबसे बेस्ट आंसर तो कितना होता है? 10 की घात 5। ये अगर नहीं दिया हो तो क्या सेलेक्ट करना है? 10 की घात 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा ब। अगला सवाल, अगर हाइड्रोजन परमाणु r त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। ये सवाल भी बड़ा आसान है। अपन को पता है इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का कूलाम आकर्षण बल। ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या में चक्कर काट रहा है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv² कौन प्रदान करता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का कूलाम आकर्षण बल। कितना होता है? k(q1q2/r²। नाभिक की त्रिज्या होती है Zd, इलेक्ट्रॉन की आवेश होता है -c, लेकिन यहाँ अपन केवल परिमाण की बात करते हैं। तो इंटू ई अपॉन कितना हो जाएगा? r²। r से r कैंसिल, यहाँ से mv² का मान कितना आ जाएगा? kZe²/r। और हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है? 1। तो mv² का मान किसके बराबर आ जाएगा? mv² का मान आ जाएगा ke²/r। अपन को निकालनी है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। यहाँ से यहाँ मैं रखूँगा मान तो कितना फॉर्मूला आ जाएगा? 1/2 ke²/r। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ke²/2r। ke² कितना हो जाएगा? 2r। ये तो आपको पता ही होगा, देख लो ये आंसर अपना आ गया। ये तो पता ही होगा कि आपको पता है नाभिक का आवेश कितना होता है? नाभिक का आवेश होता है +Zd। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर। कितनी त्रिज्या में? r त्रिज्या में। तो ये कूलाम आकर्षण बल इसको क्या क्या प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल। तो क्या आंसर आ जाएगा? ke²/2r। ke²/2r। इसने के लिखा नहीं, यहाँ के लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ke²/2r। अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या तो अनंत हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनंत। जैसे मैं बात करता हूँ किसकी? लाइमन श्रेणी की बात करता हूँ। लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन आना कौन से ऊर्जा स्तर में चाहिए? प्रथम ऊर्जा स्तर में। आए भले कहीं से, चाहे 2 से आए, चाहे 3 से आए, चाहे 4 से आए, चाहे 5 से आए, चाहे अनंत से आए, कहीं से आए, तो आना कहाँ से? 5 किस में चाहिए? 1 में। तो कितनी भी स्पेक्ट्रम में रेखाएं हो सकती हैं। स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? अनंत। अगला सवाल क्या देखा है?
हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा की त्रिज्या, इस त्रिज्या के फॉर्मूला इसने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, आप माइनस कर देना, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती हैं। हाँ बिल्कुल होती है, हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और इस ऊर्जा को बोला जाता है उत्तेजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोला जाता है? उत्तेजन ऊर्जा। जब इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया? परमाणु उत्तेजित हो गया। क्या हो गया? उत्तेजित। आपको पता है कोई भी परमाणु हो उसके nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं हाइड्रोजन की बात करूँगा तो जेड का मान कितना हो जाएगा? 1। तो En का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? En का फॉर्मूला आता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो क्या है? कुल ऊर्जा। ये तो क्या है? कुल ऊर्जा। तो अगर आपको प्रथम कक्षा की ऊर्जा रखो तो n की जगह 1 रखो, कितना आ जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्वितीय कक्षा की ऊर्जा n की जगह 2 रखो तो 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रथम कक्षा और ये कौन सी कक्षा? द्वितीय कक्षा। ये प्रथम और ये द्वितीय। प्रथम में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्वितीय में ऊर्जा कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैंने नाम दे दिया E1, इसको नाम दे दिया E2। तो अगर इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रथम ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में भेजना है तो इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। कितनी? जितनी इनके मध्य जितना गैप है, इनके मध्य जितना क्या है? गैप। 2 उच्च ऊर्जा स्तर है और E1 कौन सा ऊर्जा स्तर है? निम्न ऊर्जा स्तर है। तो फॉर्मूला होता है E बराबर E2 माइनस E1। E2 का मान है -3.4 माइनस E1 का मान है माइनस कितना हो जाएगा? 13.6। तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा? -3.4 प्लस 13.6। तो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगले सवाल में आंसर आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अगला सवाल क्या है? परम ताप T केल्विन पर किसी परमाणु के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कितनी होगी? ये भी सवाल अच्छा है। आपको पता है किसी भी, ये इस चैप्टर का है ही नहीं, वैसे उस चैप्टर का है, किसका नाभिक का है। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। लैम्बडा इक्वल टू H/P या H/mv या H/√2m कैपिटल के, जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा। अगर कोई अनावेशित कण किसी टेम्परेचर T पर है, कौन सा कण? अनावेशित, जैसे न्यूट्रॉन टेम्परेचर T पे हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 3/2 स्मॉल kT। जहाँ स्मॉल के क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक। कौन सा नियतांक है? बोल्ट्जमैन नियतांक। और इस के का ऊपर वाले फॉर्मूले में रखूँगा कितना आ जाएगा? H/√2m इंटू 3/2 kT। ये स्मॉल के तो हैं बोल्ट्जमैन नियतांक और कैपिटल के हैं क्या है? गतिज ऊर्जा। 2 से 2 कट के लैम्बडा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? H/√3m स्मॉल के टी। कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? अपना ऑप्शन नंबर सेट हो रहा है बी ऑप्शन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राबैंगनी क्षेत्र में कौन सी श्रेणी आती है? लाइमन। कौन सी अवरक्त में नहीं आती है? पीछे वाली तीनों अवरक्त में आती हैं। कौन सी? पाचन, ब्रैकेट और फून तीनों किस में आती है? अवरक्त में। लाइमन किस में आती है? प्राबैंगनी में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लाइमन। 19वां सवाल इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु के अंतरतम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या दे रखी है 5.3 × 10⁻11 मीटर। आप तो कहोगे सर ये तो अपन ने तो पढ़ी थी 0.53 एंगस्ट्रम होती है। ये एक्चुअली में तुम देखो तो 0.53 एंगस्ट्रम ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 0.53 एंगस्ट्रम ही है। तो इसने पूछा द्वितीय कक्षा की ऊर्जा बताओ। कौन सी कक्षा की ऊर्जा बताओ? द्वितीय कक्षा की। आपको हाइड्रोजन के प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा दे रखी है। कितनी दे रखी है बताओ? कितनी दे रखी है? 5.31 × 10⁻11 मीटर। और कौन से की पूछा अपन ने? द्वितीय की। आपको पता है द्वितीय की त्रिज्या होती है पहले की 4 गुना। तो 4 से गुणा कर दो 5.31 × 10⁻11 मीटर। या
कितना दे रखा है 5.31 दे रखा है या 5.3 दे रखा है, एक बार मेरे को देखने देना। 5.3 दे रखा है, कितना दे रखा है 5.3। तो इस 1 को आप इग्नोर करो, किसको इग्नोर करो, 1 को आप क्या करो यहाँ से इग्नोर करो, ये 1 इग्नोर, यहाँ से भी 1 को क्या कर लो इग्नोर कर लो, ये लो 1 इग्नोर। अब आप इंटू करो, देखो 4 इंटू 3 12, 20 और 1 21.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। माइनस में एक पावर को कम करते तो पॉइंट आगे शिफ्ट होता है, कितना आ जाएगा 2.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, सी ऑप्शन सेट हो रहा है। अगला सवाल, बोर मॉडल के अनुसार केवल वे ही कक्षा स्थायी होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज। अल्पाकण परिकीर्णन प्रयोग में अल्पाकण कौन से बल के कारण, कूलाम बल के कारण क्या होते हैं, नाभिक से परिकीर्णित होते हैं, नाभिक से क्या होते हैं परिकीर्णित। ये 21 के 21 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम से पहले किए हुए होने चाहिए, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये एक बार कर लो। जैसे अगला क्या है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान का देखो उल्टा स्टार्ट करते हैं। 16वां सवाल क्या है, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है, कुल ऊर्जा नेगेटिव होती है, स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है पॉजिटिव। अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, इसको अपन कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। और हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के पास कितनी ऊर्जा होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अनंत पे भेजना है, मुक्त कराना कहाँ पे भेजना है, अनंत पे। अनंत की ऊर्जा कितनी होती है 0। तो इलेक्ट्रॉन की -13 से ऊर्जा को 0 करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। थॉमसन मॉडल के देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर अल्पा कणों के परिकीर्ण की व्याख्या नहीं कर सकते। अल्पा कण परिकीर्ण की व्याख्या केवल अपन रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर कर सकते हैं। कौन से मॉडल के आधार पे, रदरफोर्ड। थॉमसन का तो प्लम पुडिंग मॉडल था, वो बहुत बेकार मॉडल था, उसके आधार पर तो किसी की व्याख्या नहीं होती है। अगला मैंने बताया था परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग होता है जहाँ पर परमाणु का संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, जिसको अपन नाभिक बोलते हैं। ये सवाल 13वां हो गया। अगला सवाल 12वां क्या बोल रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर से आ रहे हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से 2, 3, 4, 5 से। कहाँ से, निम्न ऊर्जा स्तर n = 1 में आ रहे हैं। कहीं से आओ 1 में आओ तो इस श्रेणी को बोलते हैं लाइमन, 2 में आता तो बामर, 3 में आता तो पाचन, 4 में तो ब्रैकेट, 5 में फोंड। अगला सवाल ये इंपॉर्टेंट है भाई, पर इस सवाल में लिखने का तरीका इसने गलत लिख दिया। क्या लिखा, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा व बामर श्रेणी की उसी रेखा, ये गलत है। ऐसे लिखो, इस सवाल को ऐसे आना चाहिए, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा। लाइमन श्रेणी की तो कौन सी रेखा, प्रथम रेखा, और बामर श्रेणी की कौन सी रेखा, द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात करो। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो मैं इधर बात करता हूँ लाइमन श्रेणी, कौन सी श्रेणी, लाइमन। इधर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बामर श्रेणी। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन आए कहीं से, कौन से ऊर्जा स्तर में आएगा, निम्नतम ऊर्जा स्तर का मान कितना होगा 1। प्रथम रेखा मतलब आएगा कहाँ से, 2 से। आएगा कहाँ से, 2 से 1 में। बामर श्रेणी में आओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से, आना किस में चाहिए, 2 में। प्रथम रेखा अगर अपन कौन सी बोल रहे हैं, द्वितीय रेखा। प्रथम रेखा 3 से आएगी, द्वितीय रेखा के लिए n2 का मान कितना हो जाएगा, 4। n2 का मान कितना आ जाएगा, 4। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, देख लो। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, प्रथम रेखा मतलब 2 से 1 में आएगा, 2 से 1 में। अगर ये बोलता बामर श्रेणी की प्रथम रेखा तो 3 से 2 में, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा तो 4 से 2 में। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो ऊर्जा को क्या करता है, लूज करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। किस रूप में, फोटोन के रूप में। तो फोटोन के यहाँ से भी एक फोटोन बाहर निकलेगा और यहाँ भी क्या निकलेगा, इस फोटोन। लाइमन श्रेणी से जो फोटोन निकलता है उसका तरंगदैर्ध्य मैंने मान लिया λL। और बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा जब आएगी तब जो फोटोन निकलेगा उसके संगत उसको मैंने मान लिया λB। और अपन को फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/λL = R 1/n1² - 1/n2²। तो यहाँ से 1/λL = R, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 - 6 कितना आ जाएगा,
यहाँ 3 कितना आ जाएगा 4। यहाँ से उल्टा करूँगा तो लैम्बडा एल का मान आ जाएगा 4/3r, 4/3r। यहाँ से लैम्बडा बामर निकाल रहा हूँ, लैम्बडा बामर इक्वल टू आर द्वितीय रेखा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, लैम्बडा बामर इक्वल टू आर। एलसीएम कितना आ जाएगा 16, 16 माइनस 4 ऊपर कितना हो जाएगा 12। ये आपस में कट के कितना आ जाएगा, सॉरी मैंने कहीं मिस्टेक किया क्या, इनका एलसीएम कितना आएगा 16 और यहाँ कितना जाएगा ऊपर 4 माइनस 1 3 जाएगा। सॉरी यहाँ 12 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, जल्दबाजी मिस्टेक करती। एलसीएम कितना आएगा 16, 4 का भाग 16 में कितनी बार जाता है 4 बार। तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 3r/16। लैम्बडा बामर का मान हो जाएगा 16/3r। तो लैम्बडा लाइमन अपॉन लैम्बडा बामर कितना हो जाएगा 4/3r। इसको उल्टा करूँगा तो 3r कहाँ ऊपर चला जाएगा, 3r ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 16। 3r से 3r कैंसिल, तो कितना अनुपात आ जाएगा 1/4। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए 1/4। ऑप्शन में क्या है रे, ऑप्शन में 1/4 है। परमाणु की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर देखो 10, परमाणु की त्रिज्या किसमें एंगस्ट्रम की कोटि की होती है 10⁻⁻10। न्यूट्रॉन की माध्य आयु या औसत आयु पूछे आपको, तो न्यूट्रॉन की औसत आयु होती है 1000 सेकेंड होती है। कितनी सेकेंड होती है 1000 सेकेंड। नाभिक के बल किस पे निर्भर नहीं करते हैं, आवेश पे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। परमाणु के धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है, ये किसने बोला था, ये थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों मॉडल में ही। अपन को पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो कुछ होता ही नहीं है, जो भी द्रव्यमान किसका होगा धनावेशित भाग का होगा। चाहे थॉमसन मॉडल बोलो चाहे रदरफोर्ड मॉडल बोलो, दोनों मॉडलों में ये बात है। किसी परमाणु का द्रव्यमान का लगभग सतत वितरण किसमें होता है और अत्यंत असमान वितरण किसमें होता है। देखो थॉमसन मॉडल में तो ये बोला था कि वो इसमें द्रव्यमान कैसे वितरित होगा, सतत रूप से वितरित होगा, जबकि रदरफोर्ड ने ये नहीं बोला। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म भाग होगा, वहां पर संपूर्ण का संपूर्ण क्या होगा द्रव्यमान। तो देखो रदरफोर्ड मॉडल में द्रव्यमान का वितरण असमान होता है, सिर्फ केंद्र में होता है, बाकी कई जगह द्रव्यमान का वितरण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान कम होता है, जबकि थॉमसन मॉडल में द्रव्यमान का लगभग वितरण कैसा होता है, सतत वितरण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा थॉमसन। कौन से मॉडल पर आधारित किससे क्लासिक परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। अपन को पता है रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों पर चक्कर काटेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा त्वरित होगा तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का क्या करेगा, नष्ट करेगा। ऊर्जा नष्ट करेगा तो उसकी ऊर्जा कम होगी तो उसकी पथ की त्रिज्या कम होगी तो वो सर्पिलाकार पथ पे गति करता अंत में किसमें गिर जाएगा, नाभिक में। और नाभिक क्या हो जाएगा और नाभिक में गिर जाएगा और अपना परमाणु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो कौन से रदरफोर्ड मॉडल पर आधारित किसी भी क्लासिक परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। अगला सवाल क्या है, किस मॉडल में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्यम होते हैं जबकि किस में इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल। इसमें थॉमसन और क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा। अगला सवाल, थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज और रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु का साइज, दोनों मॉडल में परमाणु का साइज लगभग समान होता है और 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितने मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको एक बार ऑब्जेक्टिव अच्छे से करना है और एक बार पूरे के पूरे में ये जो है ना रिक्त स्थान के, ये एक बार अच्छे से कर लो। इसके अलावा इसके ये नीचे वाले क्वेश्चन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है ना अति लोगारिथमिक, आप देख सकते हो अति लोगारिथमिक फॉर्मूले अपने थ्योरी में पूरे डिस्कस कर रखे हैं। एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। गाइगर मास्टन प्रयोग में बी और थीटा क्या होता है, बी को बोलते हैं संगत प्राचल और थीटा क्या होता है, परकेंड कोण। बोर कक्षा के लिए NH/2π किसको प्रदर्शित करता है, कोणीय संवेग को। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला कितना होता है, अपन को पता है Rn होता है एप्सिलॉन नॉट h²/πm/e²n² z होता है, ये तो आपको पता है। रीडवर्क नियतांक का मान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना। ये चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने क्या पूछा, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में रेडवर्क का सूत्र, ये सूत्र आना चाहिए। और इसने वैल्यू में घास काट दी है, वैल्यू गलत लिख दी इसने। वैल्यू होगी 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। इसका मात्रक भी इंपॉर्टेंट है,
कभी कभी पूछेगा रेडियोधर्मी नेता का मात्रा कितना होता है, मीटर इनवर्स, वैल्यू कितनी होती है 1.09 इंटू 10⁷ और ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, me²/8ε0² H³ × C। अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु आयनन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वह संक्रमण के द्वारा परमाणु से कहाँ चला जाए, बाहर, कहाँ चला जाए, अनंत पे, कहाँ चला जाए, अनंत पे। और हाइड्रोजन परमाणु के अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, अधिकांश अल्पाकण आर पार प्रवाहित होकर सीधे निकल जाते हैं, इसका कारण क्या होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला। ये 8वां सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, 8वां सवाल भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में 8वां क्या है, निकटतम पहुंच की दूरी को परिभाषित कीजिए। किसको, निकटतम पहुंच की दूरी को परिभाषित कीजिए। इस निकटतम पहुंच की दूरी के आधार पर ही अपन परमाणु के आकार अपन है ना नाभिक के आकार का आकलन करते हैं। किसके आकार का आकलन करते हैं, नाभिक के आकार का आकलन करते हैं। क्या करते हैं, मान लो ये कोई एक परमाणु का नाभिक है, परमाणु को क्या है, एक नाभिक है। नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में कितना आवेश होता है, Zd, और इसके एकदम सीध में एक अल्पा कण को फेंका, कितने डिग्री, कितने पे, एकदम सीध में एक अल्पा कण को फेंका। किसको फेंका, एक अल्पा कण को। अल्पा कण आएगा ये नाभिक उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो अल्पा कण एकदम निकटतम पहुंच के प्रतिकर्षित होता होता फिर अल्पा कण वापस यू टर्न लेके प्रतिकर्षित होता होता वापस कहाँ चला जाएगा, रिपीट हो जाएगा, प्रतिकर्षित होगा। पहले अल्पा कण आएगा और फिर प्रतिकर्षण की वजह से कहाँ चला जाएगा, वापिस चला जाएगा। ये जो अल्पा कण नाभिक के निकटतम बिंदु तक पहुंचता है, इसी को बोला जाता है निकटतम पहुंच की दूरी। और इसी के आधार पर नाभिक के आकार का पता लगता है। नाभिक के आकार का क्या लगता है, पता लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अल्पा कण को एकदम नाभिक के सीध में फेंका जाए तो अल्पा कण नाभिक के पास आता है रुक, तो उसका वेग लगातार क्या होता जाता है, कम। और एक टाइम ऐसी स्थिति आती है उसका वेग कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि नाभिक उससे क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित। फिर वो यू टर्न लेके वापस कहाँ भाग जाएगा, नाभिक के प्रतिकर्षण की वजह से वापस नाभिक से कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। मतलब उसका परिकीर्ण कितने डिग्री पे होगा, 180 डिग्री पे होगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि अल्पा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जब वो नाभिक के 5 पहुंचता है तो उसका वेग कितना हो जाता है, 0। तो ये कहते हैं कि अल्पा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा उस किसके बराबर हो जाती है, नाभिक व अल्पा कण के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। और अपन को पता है विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र होता है। और संरक्षित क्षेत्र में किसी भी सिस्टम की कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती हैं, नियत रहती हैं। तो इसके आधार पर अपन इसका निकाल सकते हैं। निकटतम पहुंच की दूरी भी अपन मैंने आपको क्लास में ये पूरा आपको करवाया है। निकटतम पहुंच की दूरी भी निकाल सकते हैं। जैसे कैसे निकालता हूँ, मानना कि इलेक्ट्रॉन का वेग है स्टार्टिंग में v0, कितना वेग है, अल्पा कण का स्टार्टिंग में वेग कितना है, v0 है। और अल्पा कण नाभिक से बहुत दूर है, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। जब अल्पा कण बहुत दूर है तो स्थितिज ऊर्जा का मान, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और नाभिक तो क्या है, स्तर है, नाभिक का वेग तो कितना है, 0। गतिज ऊर्जा किसकी वजह से आएगी, अल्पा कण की वजह से। और कितनी आ जाएगी, 1/2 m अल्पा v0²। जैसे ही अल्पा कण नाभिक के 5 पहुंचता है तो उसका वेग कितना हो जाता है, 0। वेग कितना हो जाता है, 0। वेग का मतलब फाइनल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन इस टाइम स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 नहीं होगा। और आपको पता है 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/R। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, KZe। और आपको पता है अल्पा कण का आवेश होता है 2E/R। तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा, K2KZe²/R। ये क्या हो जाएगी, U फाइनल। और अपन को पता है कौन सा बल लग रहा है, विद्युत बल। विद्युत बल कैसा होता है, संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल के क्षेत्र में किसी निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, नियत। तो इनिशियल कुल ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, U इनिशियल प्लस K इनिशियल का मान किसके बराबर हो जाएगा,
यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल, और इस आर को मैं लिख देता हूँ आर नोट। क्या लिख देता हूँ? आर नोट। इसको आर को क्या लिख दिया? आर नोट। इसी आर नोट को बोलते हैं निकटतम पहुँच की दूरी। निकटतम पहुँच की दूरी, ये बताओ नाभिक और इसके मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? आर नोट। इसी को बोला जाता है निकटतम पहुँच की दूरी, और इसको आप सोल्व करोगे तो आर नोट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ये इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? कि अपन रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर नाभिक के आकार का परिकलन करते हैं। कैसे करते हैं? नाभिक का आकार किस कोटि का आता है? क्या फॉर्मूला होता है? मैंने आपको क्लास में करवा रखा है, बहुत डिटेल से करवा रखा है कि किसी भी नाभिक के आकार का आकलन कैसे करते हैं। तो ये सवाल हो गया। इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की त्रिज्या व इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या संबंध होता है? ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या और वेग में क्या संबंध होता है आप निकाल सकते हो। अगला, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है? आपको पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के ई स्क्वायर अपॉन 2r। कितना होता है? के, वैसे तो ऐसा होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। क्या होता है? देखो ये आपने मैंने क्लास में करा रखा है। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना होता है? 2r। इसने के का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, और जेड की जगह कितना रख दिया? 1। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। क्या हो गई? गतिज ऊर्जा। और अपन को पता है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होती है नेगेटिव में, लेकिन होती है गतिज ऊर्जा कितना गुना होती है? 2 गुना। कितना गुना होती है? 2। तो उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीयक अभिव्यक्ति को लिखो, ये आप लिख सकते हो। अगला सवाल, किसी हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम कक्षा में ऊर्जा अगर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वो तो हो जाएगी पॉजिटिव। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? +13.6। बच्चों ये हर सवाल इंपॉर्टेंट है। ये 13वां सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां सवाल, अगर आपको निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा दे रखी है, गतिज पूछेगा कितनी हो जाएगी? +13.6, और स्थितिज पूछेगा कितनी हो जाएगी? -27.2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत खोज सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है, और आपको पता है कुल ऊर्जा का फॉर्मूला ये होगा, के बराबर होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे होने चाहिए। एक बार अच्छे से नोट्स देखो और एक बार ये सवाल देखो। शेखावटी मिशन के आपको पूरे सवाल करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी आने का कोई चांस नहीं है।